नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हम अपने यूट्यूब चैनल पर यूपी वो जो सीटेट की सेंट्रल लेवल का जो टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसकी दोस्तों हम पेडागोजी की क्लासें चला रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पर। और जिसकी लगभग अब अंतिम क्लासें आ रही हैं पेडागोजी की, जो सीटी पे रह गई थी हमारी, उसकी 1-2 क्लासें और आएँगी। उसके बाद में पीडी की जो पेडागोजी है वो टोटली एंड हो जाएगी इसकी वीडियो। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हो सकेगा तो इसके बाद में मैं प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा अपने को इस पे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, और हम अपने यूट्यूब चैनल पर जितनी भी पेडागोजी की आती हैं 15-15 नंबर की इसमें सीटेट में, उतनी सारी क्लासें मैं करवा चुका हूँ। चाहे वह हिंदी की पेडागोजी हो, चाहे वह इंग्लिश की पेडागोजी हो, और चाहे वह गणित की पेडागोजी हो, इन सभी की क्लासें हमने एक-एक, दो-दो वीडियो में कवर करके करवा दी है चैनल पे। ठीक है, तो जाके दोस्तों वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों, और ये आज सीडीपी की चौथी क्लास है दोस्तों। चौथे नंबर की क्लास है, और 3 क्लासें इसकी ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ चुकी हैं। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि बुद्धि का त्रिरत्न सिद्धांत, ये दोस्तों हम पहली बात तो ये हम पढ़ चुके थे। कल दोस्तों हम इसको पढ़ लिए थे, पिछली वीडियो में हमने इसको पढ़ लिया था, लेकिन कुछ हमें इसमें क्लियर होने को रह गया था, इसलिए मैं इसको दोबारा स्लाइड खोल के लाया हूँ। बुद्धि का त्रिरत्न सिद्धांत स्टनबर्ग का जो है बुद्धि का सिद्धांत है, इसको किसने दिया था? स्टनबर्ग ने दिया था त्रिरत्न का सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया था, पढ़ लीजिए। इनका क्या सिद्धांत, इस सिद्धांत को और क्या क्या कह सकते हैं? स्टनबर्ग का त्रिबुद्धि सिद्धांत कह सकते हैं, बुद्धि का त्रिरत्न सिद्धांत कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? बुद्धि का आधुनिक सिद्धांत भी इसको माना जाता है। ठीक है, और स्टरबर्ग का त्रिबुद्धि या बुद्धि का त्रिरत्न सिद्धांत जो है मानव को एक बुद्धि न मानकर अलग अलग क्षमताओं के बजाय अलग अलग घटकों में तोड़कर समझने का प्रयास करता है। ठीक है, कोई एक क्षमता की बजाय अनेक क्षमताओं में तोड़कर या अनेक घटकों में तोड़कर समझाने का प्रयास करता है कि बुद्धि इस तरीके से है। वो कितने रूपों में तोड़कर समझाया है इन्होंने? इन्होंने 3 रूपों में पहले तोड़कर समझाया है कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। इस तरीके से इन्होंने समझाया है। ठीक है, तो कौन कौन से समझाया है? पहला बताया है कि व्यवहारिक बुद्धि होती है। दूसरी क्या बताया कि रचनात्मक बुद्धि या अनुभवात्मक बुद्धि होती है। तीसरा क्या बताया? विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है। इसको दोस्तों प्रायोगिक बुद्धि भी कहते हैं, इसको क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक बुद्धि कहते हैं, और इसको विश्लेषणात्मक एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हम पिछले वीडियो में इसको देख चुके हैं, इसलिए दोस्तों हम केवल इसका रिवाइज करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं व्यवहारिक बुद्धि के संदर्भ में क्या बताया गया है, इसके बारे में क्या बताया गया है। स्टर्नबर्ग के त्रिबुद्धि सिद्धांत या बुद्धि के त्रिरत्न सिद्धांत के अनुसार क्या बताया? इसके अनुसार व्यवहारिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसका उपयोग करके आप अपने आसपास की चीज़ों से अपना काम करा लें। व्यवहारिक बुद्धि एक तरीके से आपके प्रैक्टिकल ज्ञान पर आधारित है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि व्यवहारिक बुद्धि उसे कहते हैं जो जिसका प्रयोग करके आप आसपास में लोगों से सामंजस्य स्थापित कर लें। आप आस पड़ोस के लोगों से लेन देन या वहाँ के व्यवहार में ढल घुल मिल जाएं, उसी को क्या कहते हैं? जिससे आप घुल घुल मिल रहे हैं, उस प्रकार की बुद्धि को क्या कहते हैं? व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो यह हो गई। अब दूसरा क्या कहें, इन्होंने बताया कि जो व्यवहारिक बुद्धि है, बुद्धि को संदर्भात्मक बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह आपके व्यवहार में साफ तौर से देखी जा सकती है। व्यवहारिक बुद्धि का ही प्रयोग करके आप अपने आसपास की चीज़ों से सामंजस्य स्थापित करते हैं। जैसा कि मैंने अभी दोस्तों बताया था कि आप कहीं भी रह रहे हैं, आप वहाँ के लोगों से, वहाँ के समाज से कोलैबोरेट कर लेते हैं, सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, जिस बुद्धि के कारण उस बुद्धि को क्या कहते हैं? व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं फिर क्या है हमारे दूसरे नंबर की कौन सी बुद्धि है? रचनात्मक बुद्धि या अनुभवात्मक बुद्धि। ठीक है, क्रिएटिविटी थिंकिंग
थिंकिंग नहीं दोस्तों, इंटेलिजेंस। इसके अनुसार क्या है दोस्तों, स्टेनबर्ग के बुद्धि का त्रिरत्न सिद्धांत के अनुसार इसमें भी दोस्तों, ये तो उसके 3 घटक थे, तो पहला घटक वो हो गया, दूसरा ये घटक हो गया जो रचनात्मक सिद्धांत था बुद्धि का, यह बुद्धि का दूसरा घटक है। ठीक है, ये तो आप लोग देख चुके हैं। दूसरा घटक है रचनात्मक या अनुभवात्मक बुद्धि में व्यक्ति अपनी पिछली जिंदगी के घटनाक्रम और अनुभव का इस्तेमाल करके कुछ क्रिएटिव या सृजनात्मक कार्य करने का प्रयास करता है। अपनी पिछली ज़िंदगी के घटनाक्रम मतलब जो भी उसका बीत चुका है, जैसे उसका बचपन बीत चुका है या वो पहले कुछ और था या बाद में कुछ और बन गया जाके, उसके आधार पर वह जो कुछ भी करना चाहता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रचनात्मक या अनुभवात्मक बुद्धि। पिछले सीखी हुई बातों के आधार पर वह नए ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। अगर कोई काम पहले सीख चुका है, वह साइकिल चलाना सीख चुका है, तो वह और क्रिएटिव होकर के अगर मोटरसाइकिल चलाने की सीखने की कोशिश कर रहा है तो क्या है, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ जोड़ कर वो सीखना चाहता है। उसको क्या कहेंगे कि पुरानी ज़िंदगी या पुराने अनुभव से नए ज्ञान का सृजन करना क्या कहलाएगा, ये रचनात्मक या क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी दूसरी परिभाषा क्या है। रचनात्मक या अनुभवात्मक बुद्धि को सृजनात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। सृजन मतलब अर्जित करना या किसी चीज़ का सृजन करना। रचनात्मक बुद्धि का ही प्रयोग करके व्यक्ति कुछ नया या इनोवेटिव मतलब ही नया होता करने का प्रयास करता है। जैसे सृजनात्मक बुद्धि मतलब जो हमने सृजन किया है इतने दिनों से, उसका ही प्रयोग करके हम कुछ और नया करते हैं। जब कुछ नया और करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है कि ये अनुभवात्मक, रचनात्मक या सृजनात्मक बुद्धि है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, रचनात्मक बुद्धि से ही जीवन के नए आयामों और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। वहीं घुमा फिरा के वहीं दोस्तों बातें हैं कि जो संरचनात्मक बुद्धि होगी, जो सृजनात्मक होगी, जो सृजन किया होगा हमने, उसी के आधार पर नए विचारों का निर्माण करना, नए सिद्धांतों का निर्माण करना, नए आयामों का निर्माण करना ही क्या कहलाएगा, रचनात्मक या अनुभवात्मक बुद्धि कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं आगे। फिर इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्टेनबर्ग के बुद्धि का सिद्धांत जो है या त्रिरत्न सिद्धांत है, एक दूसरे घटक रचनात्मक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि या अनुभवजन्य बुद्धि व्यक्ति को इनोवेशन करने, नए सिद्धांत खोजने, जीवन के नए नियम और मौलिकता को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का काम करता है भाई। ठीक है, जैसे हमने पुराने ज्ञान को, अगर हमें साइकिल चलाना आता है तो नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, मोटर बाइक चलाने के लिए हम क्रिएटिव हो जाएंगे, उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहा इन्होंने, बताया कि जब पुराना ज्ञान होता है या जो चीज़ें सृजन की होती हैं, उनसे नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुकता होती है, उसको प्रेरित करता है पुराना ज्ञान कि अच्छा इसको सीखा है तो ऐसा लगा है, उसके बाद में इस चीज़ को और सीखना तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का इसमें अनुभव किया जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय बुद्धि, ये तीसरा चरण है दोस्तों इसका, ये तीसरा चरण है या तीसरा घटक कह सकते हैं। विश्लेषणात्मक मतलब किसी चीज़ का विश्लेषण करना, अच्छे से विश्लेषण करना। ठीक, मैनिपुलेट करना किसी चीज़ को या विश्लेषित करना, या एनालिटिकल कह सकते हैं इसको, एनालिटिकल थिंकिंग, वो एनालिटिकल इंटेलिजेंस ही कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय बुद्धि स्टेनबर्ग के बुद्धि का त्रिरत्न सिद्धांत का तीसरा घटक है। ये कौन सा घटक है, ये तीसरा घटक है। इसके अनुसार क्या है, विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसको हल करने का प्रयास करता है। छोटे छोटे भागों में तोड़ने का मतलब ये दोस्तों होता है कि अगर हमारे पास कोई समस्या है या समस्या है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समस्या का समाधान किया जाता है। जैसे अगर हमको 2000 रुपये की साइकिल लेनी है, तो पहले क्या किया जाएगा, पहले हम छोटे छोटे से कार्य करना स्टार्ट कर देंगे, अपने सेविंग मनी बचाना स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए 2000 रुपये इकट्ठा करने के लिए मनी सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे। 100 100 रुपये, 200 200 रुपये, 500 500 रुपये, जैसे हमारी स्थिति होगी, परिस्थिति, उस हिसाब से हम अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे। और फिर जाके पहले हमने प्रयास क्या किया, छोटे छोटे वो समस्या थी हमें साइकिल लेने की, लेकिन छोटे छोटे प्रयासों में हमने उसको कंप्लीट करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, ये इनका तीसरा घटकीय बुद्धि का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय बुद्धि से व्यक्ति को तार्किक, ठीक है दोस्तों, तार्किक रीजनिंग जिसको बोलते हैं,
तार्किक घटकीय बुद्धि से व्यक्ति को तार्किक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती है। इस बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति किसी भी सवाल का तुरंत जवाब दे पाने में सक्षम होता है। एक प्रकार से विश्लेषणात्मक बुद्धि को आप बुद्धितापरक प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, क्योंकि घटकीय बुद्धि से ही व्यक्ति तार्किक प्रश्नों के जवाब, जैसे किसी 2+4 पूछा तो हमको कितना बता देगा, तुरंत बता देंगे, बोला 2+4 6 होता है। ये तार्किक बुद्धि होती है, तुरंत डिबेट करता है इंसान, तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर बताता है। ठीक है, अब जैसे बताया 2,000 रुपये की साइकिल लोगे तो क्या करोगे, तो कहेगा सर अगर ऊपर उपस्थित है हमारे पास जैसे पैसे हैं तो तुरंत ले लेंगे, वरना नहीं तो हम उसको छोटे छोटे का मतलब हम मनी सेविंग करके साइकिल खरीद सकते हैं। तुरंत जवाब मिलेगा कि मनी पैसे इकट्ठा करके हम छोटे छोटे सेविंग करके हम साइकिल को खरीद सकते हैं, तुरंत जवाब है। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी डिबेट में अपना पक्ष रखने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इसके बाद है दोस्तों लुईस थर्स्टोन ने क्या दिया था। लुईस थर्स्टोन नामक वैज्ञानिक ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी का सिद्धांत दिया था। ग्रुप फैक्टर थ्योरी का सिद्धांत दिया था किसने, लुईस थर्स्टोन ने। इन्होंने क्या बताया था, इनके अनुसार 7 प्रकार की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक क्षमताएं होती हैं। ये एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, लेकिन होती एक दूसरे से स्वतंत्र है बिल्कुल। ठीक है, क्या है, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, पर सातों मिलकर 7 प्रकार की जो एबिलिटी बताई, सातों एक ग्रुप फैक्टर में काम करती हैं। एक ग्रुप फैक्टर में काम करने से ही इनका नाम ग्रुप फैक्टर थ्योरी दिया गया है। चूँकि दिया किसने था, दिया था लुईस थर्स्टोन ने, तो इनके नाम पर लुईस थर्स्टोन का ग्रुप थ्योरी मॉडल कहा जाए। ठीक, ऐसे आप दोस्तों ट्रिक से याद रखेंगे, थर्स्टोन और थर्स्ट थ्योरी, इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनकी थ्योरी का नाम ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। इनकी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज निम्नलिखित कौन कौन सी हैं। एक ट्रिक है दोस्तों, आप बना सकते हैं इसके, SPNV WMR। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आएंगे, स्पेसिफिकल मतलब स्थानिक आएगी। ठीक है, परसेप्चुअल आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, नंबर वगैरह की, वर्बल आएगी, मौखिक वगैरह, वर्ड फ्लुएंसी आएगी, बोलने में ठीक ठाक, और मेमोरी चिंतन की जो भी है स्टोरेज की होती है, रीजनिंग तार्किक जो भी हो तार्किक है, इसके अंतर्गत ये सारी एबिलिटीज़ आती हैं। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। 3 ये दोस्तों सीटेट के एग्जाम में 3 महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों इन पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जीन पियाजे को सबसे पहले देख लेते हैं। जीन पियाजे ने क्या कहा है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे नामक वैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इनके सिद्धांत को बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, जीन पियाजे ने बच्चों को सक्रिय निर्माता किया है, एक्टिव बिल्डर्स कहा है इन्होंने, एक्टिव बिल्डर। जीन पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है कि बच्चे एक्टिव बिल्डर्स होते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, स्मॉल लिटिल साइंटिस्ट इन्होंने बोला था। कि क्वेश्चन में ये बहुतों बार बना है कि किस साइंटिस्ट ने बच्चों को छोटा वैज्ञानिक या नन्हे वैज्ञानिक कहा है, तो सीधा वहाँ पे जवाब हमारा होगा कि जीन पियाजे नामक वैज्ञानिक ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक बताया है। ठीक है, और सक्रिय निर्माता एक्टिव बिल्डर्स बताया है। पियाजे ने मानसिक संरचना को स्कीमा कहा है। कि उन्होंने कहा कि जो हमारे दिमाग के अंदर मानसिक संरचना होती है, उसमें क्या पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे तत्व पाए जाते हैं, जिनको स्कीमा कहता है। स्कीमा कोई ऐसी तरीके, ये हाइपोथेटिकल है, परिकल्पनित है, ऐसा नहीं है कि किसी का माइंड अगर खोला जाए तो उसके अंदर क्या निकलेगा, स्कीमा जैसा कुछ निकलेगा, है नहीं ऐसा दोस्तों, कुछ हाइपोथेटिकल है। इन्होंने थिंकिंग को ही बताया है, मानसिक संरचना को ही बताया है कि ये स्कीमा इसके अंतर्गत होती है। इसी में हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, एसिमुलेट करते हैं और रिकमेंडेशन उसका करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों कॉपी का नोट से देख लीजिए एक बार, टाइपिंग नहीं हो पाई थी इसलिए दोस्तों डाल दिया था, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल के समझा रहा हूँ, आप देख लीजिए सही से। ठीक, जीन पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इनके सिद्धांत को बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने बच्चे को सक्रिय निर्माता कहा है, एक्टिव बिल्डर्स कहा है। इन्होंने कहा है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। पियाजे रचनावादी वैज्ञानिक हैं।
उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों ये क्या है। पियाजे का सिद्धांत बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है। उन्होंने कहा, जन्म से ही बताया कि बच्चे का जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें कहा कि बच्चा जो है वो संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है, जो 14 से 15 साल की एज में अधिकतम विकास को प्राप्त कर लेता है। 14 से 15 की एज में, यहाँ से समझिए दोस्तों, 14 से 15 की एज में, अभी बताते हैं दोस्तों इससे। यहाँ क्या बताया इन्होंने बताया कि 14 से 15 की एज में ये अधिकतम विकास प्राप्त कर लेता है। बच्चा संज्ञानात्मक विकास के साथ पैदा हुआ, ये इन्होंने बताया। ठीक है, और फिर और इन्होंने क्या बताया, और इन्होंने बताया पियाजे ने मानसिक संरचना को स्कीमा कहा है। अभी दोस्तों जैसे हम देख चुके हैं मानसिक संरचना को स्कीमा कहा है, ये हम पढ़ चुके हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 तत्व भी बताए हैं दोस्तों। स्टेजेस तो बताई ही हैं दोस्तों 4, लेकिन 4 तत्व एलिमेंट्स भी बताए हैं। किसके? संज्ञानात्मक विकास के। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 एलिमेंट्स बताए इन्होंने। क्या क्या बताया? पहला क्या बताया है? पहला बताया परिपक्वता, मतलब मेचुरेशन, जिसको कहते हैं मेचुरेशन, परिपक्वता। दूसरा अनुभव, मतलब एक्सपीरियंस। दूसरा क्या है? अनुभव, एक्सपीरियंस। तीसरा क्या बताया इन्होंने? सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। थर्ड नंबर का एलिमेंट से। फोर्थ नंबर क्या क्या बताया? संतुलन, यानी इक्विलिब्रेशन मतलब संतुलन बनाना। ठीक है, तो इनके अनुसार फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों। परिपक्वता दोस्तों, मेचुरेशन समझते हैं आप लोग। संतुलन की प्रक्रिया दोस्तों किस तरीके से चलेगी? संतुलन की प्रक्रिया ऐसे चलेगी कि जैसे इक्विलिब्रेशन, संतुलन में कोई चीज़ है, मान लिया कोई अभी अभी कोई चीज़ संतुलन में है, ठीक है, उसमें फिर उसमें क्या हो जाएगा? नई चीज़ का ऐड होना। संतुलन की चीज़ है, फिर उसका संगठन होगा किसी चीज़ का, उसमें समय, और इसमें पहले क्या होगा? अडेप्टेशन होगा, अनुकूलन होगा। अनुकूलन कब होगा? जब कोई नई चीज़ आएगी तो उसमें अनुकूलन होगा। जैसे बिल्ली बिल्ली को देखेगी तब तो समायोजन है, ठीक है, उसको उचित लगेगा। लेकिन जब बिल्ली कुत्ते को देखेगी तो उसको नई चीज़ लगेगी कि अच्छा ये क्या है, तो वो क्या होता है? उसको कहते हैं अडेप्टेशन, अनुकूलन की स्थिति आ गई। वो देखा का नहीं है तो हमारे जैसा, बट ये हमारे जैसा कुछ तो डिफरेंस है। फिर उसको वो क्या करेगा? एसिमिलेट करेगा, फिर उसको अकमेंडेशन करेगा, समायोजन उसमें करेगा, फिर आत्मसात करेगा। ठीक है, पहले आत्मसात दोस्तों करेगा, उसके बाद अकमेंडेशन करेगा। ठीक है, पहले आत्मसात करेगा, फिर उसको पहले तो अनुकूलित हो जाएगी। पहले तो सोचेगी ये कुत्ता है तो किस तरीके का है, और जो भी है ये दिखने वाला तो मेरे जैसा है, पर है कैसा, ये क्या है? तो उसमें क्या हुआ? संतुलन उसने खो दिया, क्योंकि बिल्ली को देख रखा था हमेशा। तो उसका बिल्ली को देखने से उसका संतुलन बराबर था, उसने एकदम से कुत्ते को देखा तो उसका संतुलन अलग होगा। फिर वो संतुलन को जो सही करेगी, समायोजित करेगी, संगठित करेगी, उसके बाद एसिमिलेट करेगी, आत्मसात करेगी कि अच्छा ठीक है ऐसा होता है। फिर धीरे धीरे उसमें समायोजन प्राप्त कर लेगी, जिसको कहते हैं एकमेंडेशन। इसको डिटेल में देख लेते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि है अनुकूलन की प्रक्रिया कैसे चलती है। अनुकूलन की प्रक्रिया इस तरीके से चलती है, जैसे एसिमिलेट हुआ, किसी चीज़ का जोड़ना, आत्मसात करना, ठीक है, और फिर उसमें क्या होता है? इक्विलिब्रेशन, संतुलन होता है। नई स्थिति क्या? उसने कुत्ते को देख लिया, पहले तो ये बिल्ली प्लस बिल्ली को देखा था तो उसमें ठीक संतुलन था। लेकिन नई चीज़ जैसे ही उसने कुत्ते को देख लिया तो उसमें क्या है? न्यू सिचुएशन आ गई। न्यू सिचुएशन आ गई तो फिर उसमें क्या होगा? असंतुलन होगा, डिसइक्विलिब्रेशन होगा। ठीक ठीक, डिसइक्वल हो गए, मान मतलब अलग अलग हो गए, बराबर नहीं रहे, संतुलन ही नहीं रहा, उसमें संतुलन बिगड़ गया। फिर धीरे धीरे वो क्या करेगी? अकोमोडेशन करेगी, उसमें समायोजन करेगी। तो ये प्रोसेस क्या है? इस तरीके की इसकी प्रोसेस चलती है। एसिमिलेशन सबसे पहले होगा, उसके बाद में अकोमोडेशन, समायोजन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे एसिमिलेशन किसको कहते हैं? इसको एसिमिलेशन किसको कहते हैं? इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में जोड़ना, मतलब जो भी हमारे अंदर स्कीमा से जो बताए हैं इन्होंने, जो हमारे अंदर स्कीमा होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई चीज़ ऐड करना। जैसा कि मैंने दोस्तों ऊपर ही आप लोगों को बताया था कि जैसे स्कीमा, जो जीन पियाजे ने बताया कि हमारे अंदर मस्तिष्क में स्कीमा होते हैं। ठीक है, स्कीमा किसी नई चीज़ को जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है। स्कीमा में किसी चीज़ को जोड़ना, आत्मसात करना क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन कहलाएगा।
यहीं पे एसिमिलेशन की ही तो डेफिनेशन दी गई। इंफॉर्मेशन को जो एग्जिस्टिंग स्कीमा में, एग्जिस्टिंग स्कीमा का मतलब होता है जो पहले से दिए गए हैं, इसमें जोड़ना क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन कहलाएगा। फिर अकोमोडेशन लास्ट में जो दूसरा चैप्टर ये यहाँ पे होता है इस तरीका का दोस्तों, ये यहाँ पे जो होता है एकोमोडेशन, समायोजन जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, एकोमोडेशन है अपनी सूचनाओं, जो भी सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट, मैनिपुलेट या मॉडिफाई करना। भाई नई चीज़, वही बिल्ली वाला उदाहरण लेते हैं कि वो जब नई चीज़ देखा फिर उसमें जब संतुलन बन गया तो उसको क्या कहेंगे, अकोमोडेशन कहेंगे। अपनी सूचनाओं इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट कर लिया उसने भाई, उसमें समायोजन प्राप्त कर लिया, हाँ ठीक है हमारे जैसा, चलो ठीक, कोई बात नहीं, कोई डर नहीं इससे। फिर अब जीन पियाजे के अनुसार जो 4 अवस्थाएं दी हैं, जीन पियाजे ने कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं, इसको दोस्तों ट्रिक से हम देख सकते हैं। SPCF है दोस्तों, ये दूसरे की ट्रिक है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको ये शिक्षा का विस्तार हो किसी तरीके से, इसलिए कोई बात नहीं, आप जहाँ से भी सीखना चाहें वहाँ से सीख सकते हैं। SPCF ये ट्रिक है। तो S से दोस्तों क्या होता है, सेंसरी मोटर। P से क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और C से क्या होता है, कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब दोस्तों होता है मूर्त। और F से क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब अवस्थाएं दोस्तों देख लेते हैं, इसमें क्या है। पहली अवस्था क्या है इसकी, पहली अवस्था क्या है इसकी, पहली अवस्था है दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर अवस्था 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशन 7 से 11 वर्ष। फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इस तरीके की है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं, यहाँ पे ब्लर होने के कारण मैंने दोस्तों इसको जूम करके रखा था, आप एक एक करके देख लें, आप लोगों की समझ में अच्छे से आ जाएगा। सेंसरी मोटर मतलब दोस्तों, सेंसरी मोटर मतलब गत्यात्मक अवस्था, मोटर लगा है तो गत्यात्मक या इंद्रियगामक अवस्था है। ठीक है, ये क्या है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, 0 से 2 वर्ष की। इस अवस्था को और किस किस नाम से जाना जाता है ये भी देख लीजिए। इस अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था कहा जाता है, संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है, जन्म से 2 वर्ष की आयु भी कहा जाता है, वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस की कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें रहते हैं। ठीक है, और विलंबित अनुकरण यानी डिफर्ड इमिटेशन की अवस्था कहा जाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किसमें होता है, इसी में होता है। इस अवस्था में जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है इसमें होता है, इसमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। बच्चा अगर लैंप को देखता तो उसकी तरफ दौड़ता है, उसको ये नहीं पता है कि इससे हमको नुकसान हो जाएगा, क्या कहेंगे उसको, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। जैसा लक्ष्य देखता है उसी के प्रति वो आकर्षित होता है, उसी के प्रति दौड़ने चलता है। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, इस अवस्था में बच्चे की इंद्रियां ही शिक्षक होती हैं। भाई बच्चे कैसे सीखते हैं, सेंसस जो सीखते हैं, जो भी उसके हाथ कान नाक जो भी होता है, आँखें जो भी होता है, देखना, सब उनसे क्या सीखता है, इंद्रियों से ही सीखता है इसमें बच्चा। इस अवस्था में, किस अवस्था में, 0 से 2 वर्ष की अवस्था, इंद्रियगामक अवस्था, गत्यात्मक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था इसको कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा हाथों व आँखों से सोचता है, हाथों व आँखों से सोचता है। ठीक है, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की समझ विकसित करता है, देखता है, थिंक विद आई हैंड एंड ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखेगा कौन सी अवस्था में, 0 से 2 वर्ष की अवस्था। क्या कौन सी कहेंगे, इंद्रियगामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। किसने दिया, जीन पियाजे नामक वैज्ञानिक ने। कौन सी स्टेज है, पहली स्टेज है बच्चे की। दूसरी स्टेज में क्या देखते हैं, दूसरी स्टेज है दोस्तों प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इसको क्या कहेंगे, प्री मतलब पूर्व, ऑपरेशनल स्टेज मतलब संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस अवस्था के बच्चों में तर्क शक्ति की कमी होती है। ठीक है, इसमें तर्क शक्ति की बच्चों में कमी होती है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। लैक्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो दो चीज़ों में परख नहीं कर पाता है, मतलब इस तरीके की परख नहीं कर पाता है कि जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि बर्फ़ से पानी बन सकता है, वो ये जानता है कि बर्फ़ से पानी बन सकता है, लेकिन यह नहीं जानता है कि पानी से पुनः बर्फ़ बनाई जा सकती है। ठीक है, इसमें इसकी नासमझ होती है, वो नहीं समझ पाता है इस चीज़ को, तो इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी। किसी चीज़ को पुनः उसी चीज़ में परिवर्तित कर देना रिवर्सिबिलिटी कहलाता है। और एनिमिज्म क्या कहते हैं, सजीव निर्जीव की नासमझ होना। वो गुड्डे गुड़ियों को दोस्तों सजीव मानता है, उन्हीं के साथ खूब खेलता है, इसको क्या कहते हैं, सजीव निर्जीव की नासमझ होना। और इस अवस्था में अकॉन्सेंट्रेटिज्म कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है। इसमें बच्चा खूब अच्छे से ऐसा सोचेगा कि मैं जैसा हूँ वैसा ही सारे लोग सोचते हैं। ठीक है, अब सिंबॉलिक थॉट इसमें क्या होता है दोस्तों,
इस अवस्था में सिंबॉलिक थॉट बच्चों में आते हैं। क्या आते हैं? इसी अवस्था को दोस्तों, इसी अवस्था में बच्चे पढ़ाई करते हैं और ABCD काका गागा आदि सिंबॉलिक थॉट आते हैं इसी अवस्था में दोस्तों, ये सीखते हैं बच्चे। ठीक है, प्राइमरी स्टेज इसी को कहते हैं दोस्तों, इसी में सीखते हैं बच्चे। भाई 2 से 7 वर्ष का बच्चा जो होता है उसका लगभग सीखने लगता है, छोटे 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 शब्दों को बोलना सीखने लगता है। लैक्स ऑफ कन्वर्सेशन, संरक्षण की इसमें जो होती है कमी होती है। बच्चों को एहसास होगा कि गुब्बारा ज़्यादा वजन है गेंद से, जबकि आकृति में दोनों समान है। जैसे उसको जितना बड़ा गेंद होता है उतना बड़ा गुब्बारा दो, उससे बड़ा गुब्बारा दो, या उसी के बराबर गुब्बारा, तो वो समझ नहीं कर पाएगा कि कौन सा वजन है कौन सा हल्का है। वो उसको दोनों चीज़ें एक जैसी लगेंगी, उसको जो बड़ा दिखाई देगा उसी को वह वजन बताएगा। एक रुई का भरा बैग हो और दूसरा उसी में कोई ठोस चीज़ का भरा बैग हो, तो वो रुई वाले को ज़्यादा वजन बताएगा, क्योंकि उसमें क्या है, लैक्स ऑफ कन्वर्सेशन, संरक्षण की कमी है। वो संरक्षित नहीं कर पाता है चीज़ों को, शेप वेप वगैरह बनाना नहीं जानता है, उनको संरक्षित नहीं कर पाता। इसके आगे जो एज है दोस्तों, उसमें दोस्तों बच्चा संरक्षण करना सीख जाएगा। कौन सी एज है दोस्तों? कंक्रीट एज, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहते हैं। 7 से 11 वर्ष की अवस्था है दोस्तों। मूर्त चीज़ों के प्रति तर्क प्रस्तुत करने लगता है। ठीक है, मूर्त मतलब दोस्तों जिन चीज़ों को छू सके, टच कर सके, इन चीज़ों को मूर्त चीज़ें कहते हैं। वस्तुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन इसमें करने लगता है कि गोल होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वर्ग होगा, चौकोरा होगा तो आयत होगा, ठीक है, चतुर्भुज होगा, शंकु होगा। इन सभी चीज़ों को, या सिक्के कैसे होते हैं, प्लास्टिक क्या होती है, इन सभी चीज़ों का क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान, इसमें वह दोस्तों जान जाएगा कि रुई हल्की होती है और कोई भी ठोस चीज़ होती है वजन होती है, गुब्बारा हल्का होता है उसकी बजाय गेंद वजन होती है। इसमें रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान हो जाता है दोस्तों। क्लासिफिकेशन भी इसमें करना जान जाता है। और क्या होता है, वस्तुओं को सजाना बढ़ते क्रम में, जैसे कौन सी छोटी है, उससे बड़ी कौन सी, उससे बड़ी कौन सी, इस तरीके की वस्तुओं को सजाना भी इसी एज में आ जाता है। वस्तुओं का संरक्षण करना आ जाता है इसी एज में, वस्तुओं का संरक्षण करना आ जाता है। और क्या है, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन क्या होता है, डिसेंट्रेशन, इसी में विकेंद्रीकरण बच्चे का होता है। फिर इसकी ट्रिक है CCS दोस्तों। CCS का मतलब होता है कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सिचुएशन, वो सीरीसन, मतलब इसमें दोस्तों सीरीज लगाना कर देगा और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर देगा, और इसमें दोस्तों संरक्षण करना स्टार्ट कर देता है वस्तुओं का। ठीक है, 4th नंबर की एज हम देख लेते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों। ये अवस्था क्या है, 11 से 15 वर्ष की अवस्था है। ये दोस्तों क्या है, 11 से 15 वर्ष की अवस्था है, जो जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, अभी तक दोस्तों अमूर्त रूप से बच्चा सोच रहा था, लेकिन अब अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देगा। जैसे आयत होता है, आयत की कौन सी साइड कैसे होगी, इसमें कैसे क्षेत्रफल निकालना, परिमाप कैसे निकालना, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना प्रस्तुत कर देता है और लॉजिक लगाना प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, प्रारंभ कर देता है। इसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन करना, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर देता है, लॉजिक कॉन्सेप्ट को समझना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और हाइपोथेटिकल और डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देता है इसी अवस्था में बच्चा। ठीक है, और क्या होता है, निगमनात्मक चिंतन, डिडक्टिव थिंकिंग करना इसी अवस्था में प्रारंभ कर देता है बालक। अब दोस्तों देख लेते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया है, इन्होंने अपने सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने समाज को, जहाँ कहीं भी आपको समाज दिखाई दे, जहाँ कहीं भी आपको समाज दिखाई दे, वहाँ पे आप समझ जाना कि वाइगोत्स्की की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार दोस्तों इनका सिद्धांत। वाइगोत्स्की रूसी वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की था। इनके सिद्धांत के अन्य नाम हम देख लेते हैं, कि अन्य नाम से भी सिद्धांत आ जाते हैं, तो हम पढ़ लेंगे, पता होगा तो तुरंत टिक कर देंगे कि अच्छा यही सिद्धांत तो है, केवल नाम बदला है। क्या है, सामाजिक भाषा का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, सामाजिक अधिकारों का सिद्धांत। यहाँ पे आप लोग जितने लोगों ने इसकी टिके ही हैं कि दोस्तों सामाजिक ठीक। यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमारा स्वयं का विकास, क्या कहते हैं वाइगोत्स्की, हमारा स्वयं का विकास जो होता है सामाजिक कारकों, परिवार, समाज, मित्र मंडली, परिवेश के द्वारा होता है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। मैंने जैसा बताया कि जहाँ कहीं पर भी सामाजिक आ जाए तो समझ लेना कि वहाँ पे वाइगोत्स्की की बात हो रही है। ठीक है,
वाइगोत्स्की ने 3 महत्वपूर्ण पहलू बताए। कौन कौन से? समाज, संस्कृति, भाषा, यानी सोशल, कल्चर, लैंग्वेज। 3 दोस्तों इसके महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं। वाइगोत्स्की का मानना है, क्या मानना है? वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है। इन्होंने भाषा को मानव का सबसे बड़ा यंत्र, टूल बताया है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, वह ज्ञान का सृजन करते हैं। उसको क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या सामाजिक भाषा का सिद्धांत, इन्हीं के सिद्धांत को कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इन्हीं के सिद्धांत में क्या है? निकट विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना पड़ना कि इसमें क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं इसको, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देख लेते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। वास्तविक विकास के स्तर और संभाव्य विकास के स्तर के बीच का क्षेत्र निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है। मतलब जितना बच्चा सीख सकता है, जितनी हद तक जैसे सीखना है और जितना संभावना है उतना से विकास का, जैसे वो जितना पर विकास पे अटका हुआ है उतना विकास, और जितना सीखना चाहते हैं उसके बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? संभाव्य विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र कहेंगे। ठीक, जितनी संभावना है और जितना विकास की स्तर है उसके बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो यदि वो किसी के सुपुर्द में रहकर सिखाता है तो उसका अच्छे से विकास हो सकता है, अच्छे से वो चलाना सीख सकता है। यदि वह किसी सहारा ना ले तो उसके पूर्णतः उसका साइकिल चलाने में उसका विकास नहीं हो पाएगा, वो पूर्णतः जल्दी से साइकिल सीख नहीं पाएगा और अच्छे से साइकिल सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसके फोल्डिंग यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं। इसके फोल्डिंग बहुतों बार क्वेश्चन आया कि इसके फोल्डिंग क्या होती है? किसी के मार्गदर्शन में किया गया कार्य। जैसे वो बच्चा साइकिल चला रहा है, किसके मार्गदर्शन में? अपने पिताजी के या दोस्त के मार्गदर्शन में साइकिल चला रहा है कि हाँ ये हमको साइकिल सिखा रहे हैं, और वो सहारा देने की प्रक्रिया को किसी के मार्गदर्शन में किया गया कार्य या सहारा देने की प्रक्रिया को इसके फोल्डिंग कहते हैं। जैसे बच्चा एक पीछे से साइकिल पकड़ता है, दूसरा चलाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग कहते हैं। वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 रूप बताए। कौन कौन से रूप बताएं? सामाजिक वाक, जिसको कहते हैं सोशल स्पीच, और दोस्तों दूसरा है निज वाक, जिसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, और तीसरा दोस्तों है मौन वाक। मौन वाक का मतलब साइलेंट स्पीक। इसकी एज दोस्तों सोशल स्पीच है, इसकी एज क्या है? 2 वर्ष। और समाज से बातें करना, इसमें जैसे बच्चा समाज से बातें करना सीखता है उसमें क्या कहते हैं? उसको सामाजिक वाक। और निज वाक में बच्चा क्या है दोस्तों? खुद से बातें करना सीखता है। प्राइवेट जो होता है, प्राइवेट स्पीच जिसको बोलते हैं, उसमें खुद से बातें करता है। जैसे कहता है मेरी गुड़िया बीमार है, मैं इसको सुई लगा दूँ या इसको कुछ भी करूँ, या खुद से बातें करता है। अकेले बच्चा कहीं पर भी बैठा होगा तो वहाँ पर भी ये अकेले उन चीज़ों को अपने आपस में केवल अपने आप से ही बातें कर रहा होगा। ठीक है, मौन वाक में क्या होता है? मन में बातें करता है बच्चा, किसी प्रकार की बातें हैं तो वो मन में ही बातें करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या है हमारा? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आज के लिए ही इतना ही, और जल्दी में मैंने दोस्तों वीडियो ख़त्म की क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। वीडियो पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।